नमाज घर पर ही अदा करेंगे मुस्लिम समाज जन। ईद उल फित्र को लेकर बुधवार की दोपहर में पुलिस थाना परिसर में मुस्लिम समाज जनों की बैठक आहूत की गई। बैठक में ईद की नमाज घर पर ही अदा करना तय किया गया। वहीं अक्षय तृतीया पर आयोजित होने वाले मांगलिक आयोजनों की अनुमति नहीं रहेगी। मुस्लिम समाज के कुछ प्रमुख लोगों को जामा मस्जिद या 2-3 मस्जिद हैं जहाँ प्रमुख रूप से नमाज होती है, उन सबको बुलाकर प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कोरोना काल में जो नियम लागू किए हैं वो सभी पर लागू हैं और कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सादगीपूर्ण घरों में ईद मनाना है। ये मुस्लिम समाज पहले से तय कर चुका था, किंतु फिर भी प्रशासन की ड्यूटी है, वो समझाइश दे रहे हैं। हमें कहा गया है कि आप घरों में नमाज पढ़ें और जो ईद की खुशियाँ हैं वो बाहर ना बांटें, घरों में रह कर के ईद मनाएं। तो मुस्लिम समाज ने भी ये निर्णय किया है, भाई हम ईद घरों में मनाएंगे, सादगीपूर्ण मनाएंगे। बाजार में कोई खरीदारी नहीं होगी। चांद दिखता है उस वक्त जो लोग दूध और ये लेते हैं जरूरी, उनके लिए प्रशासन थोड़ी छूट दे, ये हमारा निवेदन था। किंतु ठीक है, जो भी शहर में नियम लागू है सबके लिए, वो मुस्लिम समाज पर भी लागू है और हम उनका अनुसरण करेंगे, उनका पालन करेंगे। मस्जिद में नमाज के लिए कितने लोगों की अनुमति? मस्जिद में इमाम, नायब इमाम, मुअज्जिन, ये मिलाकर के अधिकतम 3, इससे ज़्यादा लोग नमाज अदा नहीं करेंगे, ये डिसाइड होगा। ईद उल फित्र को लेकर बुधवार की दोपहर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर की उपस्थिति में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों की बैठक आहूत की गई। बैठक में सर्वानुमति से तय किया गया कि कोई भी व्यक्ति ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह व मस्जिद में नहीं जाएगा। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए समाज जन अपने अपने घर पर नमाज अदा करेंगे। मस्जिद में सिर्फ पेश इमाम व मुअज्जिम को नमाज अदा करने की अनुमति रहेगी। एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि 14 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, जिस पर बिना मुहूर्त के मांगलिक आयोजन होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा मांगलिक आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, उसके खिलाफ धारा 188 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जो प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी, मुस्लिम समाज की मीटिंग क्या थी, एक चर्चा थी। उसमें जो चर्चा हुई वो अमित भाई ने बताई दी है कि मस्जिद में ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, 2-3 लोग मिलकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ें ईद की, और बाज़ार में ना घूमें। ईद जो है अपने घर पर सादगी के साथ मनाएं और खुशियाँ जो है मुबारकबाद फ़ोन से दें, मिल जाए कोई दे दें। बाकी तो सब जो चल रहा है देश में उसके हिसाब से सब हम भी वही पालन करेंगे जो पूरे राष्ट्र में होगा। के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए आज मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों की आज एक बैठक बुलाई गई थी। थाना बिरलाग्राम में पूर्व में 12 बजे बुलाई गई थी और आज 2:30 बजे थाना नागदा में भी बुलाई गई। उसके पश्चात थाना उन्हेल में भी 4 बजे हम लोग की मीटिंग है। उद्देश्य केवल यही है कि जो कोरोना महामारी का संकट चल रहा है वो अभी टला नहीं है और जितने भी त्यौहार हो, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम, तो उसमें कहीं पर भीड़ जमा किया जाना पूर्णतः अभी प्रतिबंधित है। कोरोना कर्फ्यू काल चल रहा है। इसी में इनके जितने मुस्लिम समाज के जो प्रमुख लोग आए थे उनको ये निर्देशित किया गया है कि शासन का पूरा उनको सहयोग करना है, व्यापक जनहित में भी और नियम का पालन करने के उद्देश्य से भी। और जो मस्जिद है वहाँ पर केवल और केवल जो मौलवी होंगे वो वहाँ पर नमाज अदा करेंगे, बाकी सभी लोग घर में रहकर ही नमाज अदा करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर आफातीत के लिए भी कोई दिशा निर्देश? हाँ, अक्षय तृतीया में जैसे कि हिंदू समाजजनों में काफ़ी बड़ी संख्या में शादियाँ होती हैं नॉर्मली, लेकिन उनका स्पष्ट निर्देश है 17 तारीख तक विशेष रूप से लोग सख्ती करना, किसी प्रकार की शादी की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व में जैसे 4-5 लोग कभी शादी घर में कर रहे हैं तो वो भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार की शादियाँ जो है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, चाहे वो शहरी एरिया हो या ग्रामीण एरिया हो। मस्जिद में कितने लोगों को नमाज की अनुमति नहीं मिलेगी? सिर्फ मौलवी को परमिशन रहेगा नमाज अदा करने का। समुदाय का ईद का त्यौहार आने वाला है, उसके संबंध में कोविड-19 के प्रोटोकॉल में जो नियम दिए गए हैं उस नियमों का पालन करने के लिए बुलाया गया था, ताकि मस्जिदों में कोई भी इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा नहीं करे, एक मोहल्ले में इकट्ठे नहीं होंगे, सब अपने अपने घरों में, परिवारों में, साथ में अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करेंगे और कहीं भी किसी तरह का मोहल्ले में या उसमें आदमी इकट्ठे नहीं होंगे। सेवई बांटना या मिलना जुलना है, उसमें कोविड-19 का पालन 100% करना है। इसके संबंध में मुस्लिम समुदाय के जनप्रतिनिधियों और वहाँ पर सदर जो है मस्जिदों के, उनको ये हिदायत दी गई है कि और सुरक्षा की दृष्टि से हम सारी मस्जिदों में, कस्बे में जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे पुलिस फोर्स, रेवेन्यू के 10 आदमी और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, श्यामचंद शर्मा जी
और खरे साहब हम सब लोग राउंड पर रहेंगे और सतत निगाह रखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि कोविड नियमों का पालन किया जाए। फातिमा हाई स्कूल में वर्ष 1999 बैच के विद्यार्थियों ने बुधवार को सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई। मुसीबत पूरी मानवता पर, पूरी दुनिया पर, पूरे देश पर आई हुई है और इसका एक ही उपाय है कि हम सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस मुसीबत का सामना करें। मैं जो फातिमा स्कूल की 1999 की बैच है उनका मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने कितने आवश्यक सामान हमको उपलब्ध कराए हैं। मेरी बात हुई थी वोरा जी और काठेड़ जी, इन लोगों से बात हुई तो ये बताया, इनने मुझे बताया कि हम लोगों ने 1 लाख रुपए करीब अमाउंट इकट्ठा किया और वो क्या हम लोग दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी कि जो जीवन रक्षक दवाएं हैं जो अत्याधिक आवश्यक है, और जब मरीज हमारे पास में अस्पताल में आता है जो सांस फूलते हुए आता है तो उसमें जो 3 दवाएं जो अत्यंत आवश्यक होती है, एंटीबायोटिक होती है, स्टेरॉइड होते हैं और खून पतला करने के इंजेक्शन होते हैं, तो इसकी हमको अत्याधिक आवश्यकता होती है। दूसरी बात ये है कि बाज़ार में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और काफ़ी महंगे भी रहते हैं। तो ग्रुप ने न केवल उपलब्ध किया है बाज़ार में, जहाँ से हमको उपलब्ध किया है, बाज़ार में कहीं से भी ला के हमको दान दिया है और एक अत्याधिक आवश्यक चीज़ हमारे पास में आई है जिससे कि हम लोग आसानी से मरीजों की जान बचा सकेंगे। मैं एक बार फिर नागदा अस्पताल परिवार की तरफ से इस ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बैच फातिमा के द्वारा पुनः हम लोगों को कई जीवन रक्षक दवाइयाँ आज लगभग 1 लाख की कीमत की प्रदान की गई हैं। लगातार नागदा शहर के नागरिकों से और अलग अलग संस्थाओं से हम लोगों को जनसहयोग प्राप्त हो रहा है। बड़ा ही काबिल तारीफ है ये चीज़ और मुझे पूरी उम्मीद है कि नागदा अनुभाग का एक नागरिक ऐसे ही लोगों का सहयोग मिलता रहे तो हम लोग जल्दी जल्दी इस जो बीमारी है, ये जो जंग है, उसमें हम लोग डॉक्टर साहब संजीव जी कुमराव जी से चर्चा हुई थी और एसडीएम सर से भी चर्चा हुई थी। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स के बारे में हमें जानकारी दी थी जो जीवन रक्षक मेडिसिन्स हैं, क्योंकि इंजेक्शंस कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं अभी। तो उन्होंने कहा था कि यदि आप कुछ सेवा कर सकते हैं तो वो हमें अवेलेबल कराएं, बाकी चीज़ें तो अलग अलग संस्थाओं से काफ़ी चीज़ें मिल रही है। तो उसी के तारतम्य में हम लोगों ने लगभग 1 लाख से ज़्यादा की कीमत के ये इंजेक्शंस अवेलेबल कराए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीवन बचा सकें हम। लगभग 650 नग हैं ये इंजेक्शंस के, अलग अलग चीज़ों के 3 तरह के इंजेक्शंस हैं ये। और इसी के साथ में हम लोग लगभग 11,000 रुपये के आसपास की राशि सेवा भारती नागदा को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो जो भोजन व्यवस्था देख रही है बीमा अस्पताल में उन्हें भी कुछ सहयोग हो सके। इस पूरे चीज़ में सबसे पहले मैं कुमराव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये बात कही कि ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसी के ऊपर हम चल के ये सब हमने अरेंज किया। हमारा फातिमा कॉन्वेंट स्कूल का 1999 का बैच है ये जिसने ये सब किया है। कई दोस्त अभी विदेश में हैं, कई नागदा से बाहर हैं, अलग अलग प्रदेश में हैं। सभी ने स्वेच्छा से, हमने किसी को भी कॉल नहीं किया, सिर्फ हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डाला था, उसी से उन्होंने ग्रुप में पैसे ट्रांसफ़र किए और उसी के तहत हम कल जाके सारी चीज़ें इंदौर से लेके आए। संजीव जी से कहूँगा। नर्स दिवस के उपलक्ष्य पर पूर्व पार्षद नारायण मंडावलिया ने खासरोड सरकारी हॉस्पिटल की नर्सों का सम्मान करते हुए कहा कि आज इस भीषण और भयंकर कोरोना महामारी में भी सभी वर्ग अपना अपना योगदान दे रहे हैं और वे अपनी जान तक गंवा रहे हैं, फिर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। किंतु कई कर्मचारी आज भी नींव का पत्थर बने हुए हैं जिन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं देता है, जिनकी आहुतियों को कोई याद नहीं रखेगा। ऐसे में हमारे नगर के हॉस्पिटल खासरोड में 24 घंटे जो अपनी लगातार सेवा दे रहे हैं, आज कम से कम उनके दिवस में थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाने का हम सबका दायित्व बनता है, जिससे कि हम आगे जाकर और अच्छा कार्य करें। और हम नर्सेज जो हैं, हम अपनी सारी नर्सों की तरफ से मिस्टर नारायण मंडावलिया को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज का दिन पहले ही खाचरोद के ये पहले नेता हैं जिन्होंने कि आज हमको आकर के यहाँ पर हमारा स्वागत किया है और साथ ही में हमें ये याद दिलाया है कि सच में हम यहाँ की नर्सें हैं। पूरे खाचरोद जिले, पूरे खाचरोद में और पूरे देश में सबको पता है कि आज नर्सेस डे है और आज जो नारायण सर द्वारा हमारा सबका स्वागत किया गया और जो हमारे हौसले को बढ़ाया गया, इसके लिए हम
तहे दिल से सारी सिस्टर मिलके नारायण मंडाविया सर का धन्यवाद करते जैसा कि हमारे यहाँ के स्टाफ के प्रभारी मसीहा मैडम और उनके स्टाफ जो है रात दिन अपनी जान की परवाह करते हुए लगातार जो सेवाएं कर रहे हैं, निश्चित ही आज हमारे बीच में जो भगवान का रूप है, मैं इनको सादा चरण स्पर्श करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ रहें, मरीजों को जल्दी स्वस्थ करें और जल्दी से ये जो कोरोना वायरस जो है हमारे हिंदुस्तान, हमारे खाचर में जो आया है वो यहाँ से दूर होए और हम लोग जो है पूर्व में जो हम जीवन यापन कर रहे थे ऐसा जीवन हम यापन करें। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आज के दिन बहुत साधुवाद दूँ। जैसे कि कई वर्षों पूर्व भी ऐसी महामारी आई थी, लेकिन हमारे बहन नर्स ने जो है सबको लोगों को मोमबत्ती जला के सबको जागृत करा और उस महामारी में जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इसी प्रेरणा स्रोत को लेकर आज हम नर्स डे मना रहे हैं। आप सभी को जो है नर्स डे की बहुत राठौड़ है। मैं लगभग 3 से 4 दिन पहले मैं यहाँ आया था कोविड सेंटर, मैंने इलाज करवाया। सर ने अपने कमल जी सोलंकी है, कुमराव साहब जी सर है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया। नर्सिंग स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, तो ट्रीटमेंट अच्छा मिला। मुझे घबराहट बहुत हो रही थी और स्टेबल नहीं हो पा रहा था। आज मुझे इतना बढ़िया ट्रीटमेंट मिला, आज मैं फिट हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक होके जा रहा हूँ। और आज नर्सिंग डे भी है, तो समस्त नर्सिंग स्टाफ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इसी तरह सभी को स्वस्थ रखिए, ज़्यादा पैनिक ना हो। जितने पेशेंट जो भर्ती हैं उन लोगों के लिए भी मैं सीख दे रहा हूँ कि आप अच्छा अपना ख्याल रखें, ज़्यादा डरे नहीं, इलाज करवाएं अपना। बिल्कुल सुविधा से संतुष्ट हैं, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। कुमराज साहब ने भी बहुत अच्छा इलाज किया है, उनके लिए मेरे लिए तो भगवान के बराबर है वो, कि मैं ठीक हूँ और अच्छा स्टेबल हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या नाम भैया आपका? राजेश। यहाँ कब से भर्ती थे? 3 दिन हो गए हैं। और वहाँ पे सरकारी में कब से भर्ती रहे? 4 दिन। मतलब 7-8 दिन से भर्ती है। हाँ सर। क्या शिकायत थी जब भर्ती हुई थी तब? साथ चल रही सर। अभी कैसा लग रहा है? अब तो ठीक है सर, आराम है। आराम है, बढ़िया है, बढ़िया, एक नंबर आराम। अभी निगेटिव रिपोर्ट है आपकी छुट्टी कर रहे हैं? हाँ ठीक। अभी घर पे अपने को अलग रहना है, अभी 7 दिन तक बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगा के रखना है, दूरी बना के रखना और हाथ धोना है बार बार। ठीक है सर। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? अच्छी लगी सर, बढ़िया। खाना पीना कैसा रहा? अच्छा, ठीक है। और स्टाफ का व्यवहार कैसा रहा? अच्छा है। चलो ठीक है, आपको बधाई, धन्यवाद कि आप ठीक हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस ने लाठी का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है ताकि नागरिकों के जनजीवन को सुरक्षित रखा जा सके। कोरोना और नागरिकों के बीच पुलिस दीवार बनकर खड़ी है। पुलिस ने बुधवार को लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाना शुरू कर दिया। प्रातः 11 बजे पूरे बाजार की दुकानें बंद हो गई, जिससे मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसर गया। हालांकि पुलिस ने पुराने बस स्टैंड, सरकारी हॉस्पिटल चौराहा, पुलिस थाना चौराहा, कन्याशाला चौराहा आदि स्थानों पर पॉइंट लगाकर चेकिंग की। सरकारी अस्पताल में संचालित कोविड सेंटर की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को दवाइयों के साथ साथ आवश्यक संसाधन भी जन सहयोग से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए शासन द्वारा डॉक्टर विनोद लाहिरी व डॉक्टर विद्या लाहिरी को स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल की कमान सौंपी है। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार शासन के नियमों का पालन कराते हुए बुधवार की सुबह डॉक्टर लाहिरी ने अस्पताल पहुंचकर ज्वाइनिंग लेकर कार्यभार संभाला। लोगों ने कल ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे। मैं डॉक्टर विनोद लाहिरी, डॉक्टर विद्या लाहिरी, मैडम MD कम्युनिटी मेडिसिन है, स्पेशलाइजेशन है उनका प्रिवेंटिव मेडिसिन में, और मैं MS सर्जरी, MS गायनी हूँ। पहले भी यहाँ पर रह चुका हूँ कई साल पहले, और अब फिर से शासन का आदेश हुआ है तो फिर से सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। यहाँ तक हर संभव होगा हम लोग यथासंभव हर अच्छा से अच्छा काम करेंगे। पहले भी किया था मैंने डॉक्टर चावला साहब के साथ में,
डॉक्टर जाजू जी थे, उनके साथ हम लोग पहले रह चुके हैं और उम्मीद है कि इस चिकित्सालय को पूर्व की भांति हमेशा ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जनता को किस तरह की परेशानी का सामना इसमें करना नहीं पड़ेगा, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और आगे देखते हैं। थैंक यू। मैं नागदा की बेटी डॉक्टर विद्या लहरी, मेरे को शासन ने फिर से मौका दिया एक बार नागदा की सेवा करने के लिए। वर्षों पहले मैंने अपनी यहाँ पे सेवाएं दी थी, अब मैं फिर से चाहती हूँ कि ये नागदा का अस्पताल पहले की तरह ऊंचाइयों पे ले जाएं और कुछ अच्छा करके कोविड में हम हेल्प कर पाएँ, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देके इस अस्पताल को मैं बहुत ही अच्छा बनाना चाहती हूँ आप सब मुझे सहयोग दें। आपके सहयोग की आशा के साथ मैं आज ज्वाइन कर रही हूँ। थैंक यू। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद से शहर के 2 चिकित्सक डॉक्टर एस.आर. चावला और डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे ने सबसे अधिक मरीजों का उपचार किया है, जिसका परिणाम रहा है कि कोरोना मरीजों का ग्राफ शहर में नहीं बढ़ा। हालांकि इस दौरान दोनों चिकित्सकों को क्वारंटाइन भी होना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी सेवा का सफर नहीं रुका। सस्ती दर पर सबसे अच्छा उपचार देना दोनों चिकित्सकों की सेवा में शामिल है। बुधवार को डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोरोना की दूसरे लहर में कोई व्यक्ति बिना मास्क के बाहर न निकले। प्रतिदिन आधे नींबू को गर्म पानी के साथ सेवन करें। यदि किसी भी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम या पेट दर्द हो तो तुरंत नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें। खतरों के खिलाड़ी कहे जाने वाले डॉक्टर चावला द्वारा भी अतिशीघ्र सेवाएं शुरू करने की बात कही गई है। कोविड के इस समय में मेरा नागदा की जनता से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा अगर थोड़ा सा भी सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वो इन चक्करों में ना पड़े कि ये बीमारी 1-2 दिन की है, सर्दी खांसी है, थोड़ा सा बुखार है, ठीक होगा। कोरोना हो सकता है कि उसे बुखार आए, हो सकता है सर्दी आए, हो सकता है उसको पेट दर्द हुआ हो सकता है उसको कान दर्द हुआ हो, आँख दर्द हुई है, कहीं से भी। और अभी जो कुल मिला के जो चल रहा है वो कहीं से भी कोरोना आ सकता है। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और कम से कम घर से बाहर निकलना है, बिना ज़रूरत के हम घर से बाहर ना निकलें और इन चीज़ों का हम ध्यान रखें। साथ में हम आधा नींबू हम घर पे रोज़ ले सकते हैं, उसको रोज़ आधा नींबू गर्म पानी में डाल के लें ताकि हमारा बचाव हो सके। हरी सब्जियां खाएं, खाने में भरपेट भोजन करें और नींद पूरी लें। इसी से हम बचाव कर सकते हैं। मास्क पूरा लगा के रखें। धन्यवाद। चैरिटी स्पिरिट सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बुधवार को ईएसआई कोविड सेंटर पहुंचकर कोरोना मरीजों के लिए भाप की मशीनें उपलब्ध कराई। संस्था के उवेश शर्मा ने बताया कि संस्था द्वारा लगातार 5 वर्षों से सेवा के क्षेत्र में बिना किसी प्रचार प्रसार के साथ काम किया जा रहा है। संस्था के फाउंडेशन विकास रघुवंशी के मार्गदर्शन में 20 भाप की मशीनें कोविड सेंटर के इंचार्ज को उपलब्ध कराई गई। संस्था है जो कि विगत 4 वर्षों से हमारे नागदा में कार्यरत है और अभी कोविड जो महामारी का दौर चल रहा है उस दौर में हमारे संस्था के फाउंडर विकास रघुवंशी जी और मनीष, हमारे उमेश शर्मा जी और हमारे मेंबर्स, क्योंकि कोविड का दौर है तो हमने कुछ ही मेंबर यहाँ पे आए हैं जो कि हम 4 वर्षों से पाडलिया गांव में हमारे तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है और उनका खर्चा उठाया जाता है। इसलिए आज हमारी तरफ से यहाँ पे जो भी पेशेंट हैं उन लोगों के लिए हमारी तरफ से वेपोराइजर स्टीम मशीन दी जा रही है ताकि हमारी तरफ से संस्था की छोटी सी भेंट है, शायद इसका कुछ लाभ मिल पाए। तो हमारे नागदा संस्था जो हमारे हॉस्पिटल बीमा हॉस्पिटल जो कोविड सेंटर में भी परिवर्तित हुआ है तो इसमें हमारी तरफ संस्था की तरफ से छोटी सी भेंट हम चाहते हैं कि सर स्वीकार करें। थैंक यू। स्पिरिट संस्था है उनकी तरफ से ये मैं छोटी सी भेंट नहीं बोलूँगा, ये बहुत बड़ी भेंट है क्योंकि कोविड के मरीज़ के लिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और उनके लिए एक तरह से वरदान साबित होगी। मैं इन संस्था के सब सदस्य और जो पदाधिकारी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बहुत धर्म और पुण्य का काम है, मानवता की सच्ची सेवा है। किसी मंदिर, मस्जिद, कहीं दूसरी धार्मिक संस्था में दान करने की बजाय व्यक्ति इनसे सबक ले, कोई इस तरह की अगर ये करते हैं तो उससे कई गुना बड़ा को पुण्य मिलेगा। धन्यवाद।
नगर पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बुधवार की सुबह शहर में जल प्रदाय नहीं हो सका। नगर पालिका और विद्युत कंपनी एक दूसरे की तकनीकी त्रुटि बताते रहे हैं और नागरिक पानी के लिए परेशान होते रहे हैं। जब पड़ताल की तो पता चला कि जल प्रदाय फिल्टर प्लांट की एमसीबी खराब होने के कारण सप्लाई नहीं हुई। कोरोना काल में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष लाल सिंह कुशवाहा व सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आनंद दीक्षित ने अपने नागदा नगर के लिए जनता से मार्मिक अपील की है और उन्होंने आग्रह किया है कि इस संकट की घड़ी में अपनी सकारात्मक सोच को जागृत करना है, नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास भटकने भी नहीं देना है। उन्होंने साथ में ही प्रशासनिक अमले की तारीफ करते हुए चिकित्सक, सैनिकों, स्वच्छता कर्मियों व पुलिस कर्मियों व देश के बहादुर सैनिकों की तारीफ भी की है तथा ये भी कहा है कि हमें अपने घरों में ही रहना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, साथ ही सकारात्मक सोच रखते हुए प्राथमिक उपचार भी समय पर ही लेना है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि जिस प्रकार से कोरोना से लोग भयभीत हैं, भ्रमित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अपने अंदर की क्षमताओं को जागृत करने के लिए सकारात्मक सोच उत्पन्न करना ही होगा। मैं लाल सिंह कुशवाहा, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर समिति अध्यक्ष नागदा, आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी के बीच इस संक्रमण के दौर में आप सभी से मार्मिक अपील करना चाहता हूँ। आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। पॉजिटिविटी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसका संचार अपने जीवन में करना होगा। नकारात्मक ऊर्जा को अपने आसपास बिल्कुल भी भटकने नहीं देना है। जिस प्रकार से महामारी का दौर हमारे हिंदुस्तान, हमारे नागदा शहर में विद्यमान है, जिससे सभी लोग भयभीत हो चुके हैं। भयभीत ना होते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर से दूर रखना है। आपने देखा होगा कि आज सभी प्रकार से स्वास्थ्य अमला, प्रशासनिक अमला एवं समाज सेवी संस्थाएं सेवा भाव से हम सभी के बीच में सेवा करने के लिए उपस्थित हुई है, पर अपना भी एक नैतिक जिम्मेदारी, अपना एक कर्तव्य होता है। उसको निर्वाह करते हुए हम स्वयं को अपने अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार रखना है। हम देखते आ रहे हैं कि आसपास के जिस प्रकार से वातावरण निर्मित हुआ है, लोगों के अंदर नकारात्मक क्षमताएं उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण से वो भयभीत हो चुका है। इस भयभीत ना होते हुए आपने पहले भी देखा होगा कि बुखार हुआ करता था, खांसी आती थी। इसको नकारात्मक ना देते हुए प्राथमिक उपचार लेने की आवश्यकता है, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। आपसे बस इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप हल्का आपको सर्दी खांसी बुखार होता है तो आप प्राथमिक उपचार लें। इसको ज़्यादा नकारात्मक रूप में ना लेते हुए मास्क, सैनिटाइज का उपयोग भी करें। साथ साथ अपने अंदर सकारात्मक सोच, जो जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही अपने आप को पाता है। इसको ध्यान रखते हुए आपको अपने अंदर बिल्कुल भी मन में विचलित नहीं होना है, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं कि जितना व्यक्ति बीमारी से नहीं हो रहा, मर रहा, उतना उसकी सोच, उसकी नेगेटिविटी क्षमताओं के कारण से वो डिप्रेशन में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। बस आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि ये नकारात्मक क्षमताएं दूर करें, पर्यावरण के अंदर पर्यावरण जीवन जीने का कोशिश करें। आप दिन प्रतिदिन देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर्स किस प्रकार से हमारी सेवा में लगे हुए हैं। आपने सभी सोचा नहीं कि इतने सारे मरीजों का इलाज करने के बाद में भी डॉक्टर स्वस्थ हैं। वो उनके अंदर एक सकारात्मक सोच है। उनके अंदर एक सकारात्मक सोच ये है कि मुझे कैसे भी किसी भी प्रकार से मेरे हर एक नागरिक की रक्षा करना है, उसको जान बचाना है। उनमें वो सकारात्मक ऊर्जा के कारण वो हमारे दिन रात मेहनत करते हुए हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। आपने देखा नहीं सैनिकों, कभी आपने सोचा इतने सारे वायुयान से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन लाया जाएगा? उनके अंदर सकारात्मक सोच है, जो हमारी सेवा के अंदर, हमारी सेवा के लिए नित्य लगे हुए हैं। उनकी सकारात्मक क्षमताओं के कारण हम आज ये सब कुछ मुमकिन कर पा रहे हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप सकारात्मक रहें। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे अभी ये और करना है।
मुझे समाज की सेवा करना है, मुझे जीवित रहना है और मुझे इस नकारात्मक सोच से दूर होते हुए एक गोल, एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है। निश्चित लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? आपको अभी समाज के अंदर रिटायर्ड व्यक्ति हो गया तो वो ये नहीं सोचे कि भाई रिटायरमेंट हो गया बस अब मैं क्या करूँ, मैं इस दुनिया से चले जाऊँ। ऐसी नकारात्मक सोच नहीं रखते हुए सकारात्मक सोच रखना है। अभी मैं रिटायर्ड अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं हुआ हूँ, मुझे समाज के अंदर रह के एक छोटे इस परिवार रूपी बगीचे को संचालित करना है, उसको सुचारू रूप से उसकी देखभाल करना है। इस हिंदुस्तान के अंदर रहकर इस देश को, समाज को बचाना है। समाज के अंदर रह के पॉजिटिव थिंकिंग को, सकारात्मक सोच को डेवलपमेंट करना है। आप देखते होंगे, आपने देखा भी होगा, 3 इडियट्स मूवी देखी होगी आपने। उसके अंदर, मूवी के अंदर किरदार आमिर खान का रहता है, उसका मित्र देखा होगा आपने, छत से छलांग लगाकर अपनी जान को देने के लिए हो जाता है, नीचे गिरता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद में वो जिस प्रकार से उसके दोस्त सभी उसके अंदर सकारात्मक संचार करते हैं, जिस प्रकार से फिर उसके अंदर वो जीने के लिए उसको एक मकसद मिलता है, उस मकसद के कारण से एक लक्ष्य मिलता है कि मुझे जीना इसलिए है, तो वो जल्दी स्वस्थ होता है और परिवार के बीच उपस्थित होता है। इसीलिए हमें भी अपने समाज के अंदर जीवित रहना है, तो उसके लिए सकारात्मक सोच का, ऊर्जा का संचार अपने जीवन में करना है। आप भी इस जीवन के लिए इतने ही अमूल्य हैं, जिस प्रकार आप अपने घरों की रक्षा तो करेंगे ही सही, साथ में इस राष्ट्र की रक्षा भी करेंगे। इसके लिए आपका एक एक जीवन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपसे बस इतना ही निवेदन करूँगा, घर पे रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज का उपयोग करें और शासन प्रशासन की हर बात का बिल्कुल ध्यान रखते हुए निर्वाह करें। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सकारात्मक सोच हमें सृजन की ओर ले जाती है और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नकारात्मक सोच हमें नर्वस और कुंठित बनाती है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि अभी इस महामारी के दौर में अपने सभी साथियों, अपने परिजनों को खुशहाल रखने की कोशिश करें, उनका मनोबल बनाए रखें। ये हमारा उत्तरदायित्व है। अभी आपने देखा होगा, कोविड महामारी के इस दौर में हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा संसार परेशान है। आपने आम और खास दोनों तरह के व्यक्तियों को मेडिकल सुविधाओं को पाने के लिए अभी संघर्ष करते देखा है। मेडिकल सुविधाएं जैसे तैसे वो पा भी गए तो उनका मनोबल इतना टूट जाता है कि उस बीमारी का सामना नहीं कर पाते हैं। अतः हमें हमारा मनोबल बनाए रखना है। मनोबल यदि हमारा स्ट्रांग रहेगा, मनोबल हमारा यदि सक्षम रहेगा, तो हम इस महामारी का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमें हमारे गोल सेट करने हैं। लक्ष्य बिना जीवन बेकार है। लक्ष्य तो अपने ज़िंदगी में हर आदमी को निर्धारित करना ही चाहिए। यदि व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे सफलता उसको हासिल होती है। देवास में जहां एक तरफ लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं, वहीं देवास की संस्था सिद्धि विनायक के प्रदीप चौधरी ने प्लॉट बेचकर अपना प्रण पूरा किया। पहले भी लोगों की सेवा में लगे रहे प्रदीप चौधरी और अभी हाल ही में प्लॉट बेचकर सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस देवास जिला चिकित्सालय के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के सुपुर्द किया। प्रदीप चौधरी के सराहनीय कार्य की सोशल मीडिया पर चारों तरफ देवास शहर में चर्चाएं चल रही हैं। सर, आज एम्बुलेंस का शुभारंभ करा है, क्या है? ये सिद्धि विनायक संस्था ने जो इस समय कोविड के बहुत सारे संक्रमित मरीज हैं उनके उपयोग के लिए अपने सहयोग से उन्होंने एक बहुत अच्छी सी एम्बुलेंस हमको प्रदत्त की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सिद्धि विनायक संस्था के लोगों ने आगे आकर के सहयोग दिखाया, अगर अन्य संस्थाएं भी अगर सामने आती हैं तो इस कोविड के नियंत्रण में हमको बहुत सहयोग प्राप्त होगा। ठीक सर। बहुत धन्यवाद।